नमस्कार, जीनिस पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ और कसम संविधान की का वर्ष 2023 का ये पहला एडिशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और साथ ही नव वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ये वक्त होता है जी न्यूज पर बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। जो लोग दिन रात ये रट लगाए रहते हैं, आज की बहस उन पर और उनके पाकिस्तान पर फोकस है। कल नए साल का पहला दिन था जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी पैसों पर पलने वाले और पाकिस्तानी सोच में ढले आतंकियों ने खून बहा दिया। राजौरी के डांगड़ी में बाकायदा आधार कार्ड देखकर कुछ हिंदुओं की शिनाख्त की गई और फिर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई। 4 हिंदुओं की मौत हो गई और कई अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद साल के दूसरे दिन आज क्या हुआ वो भी जान लीजिए। जिस जगह कल हमला हुआ था उसी के पास आज एक आईडी से धमाका किया गया। एक बच्चे समेत 2 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल हो गए। लोग घायलों को अपनी पीठ पर उठाकर एम्बुलेंस में ले जाते दिखे। आतंकी कौन थे, कहां से घुसे, कहां भागे, सुरक्षा बल ये सब पता करने में लगे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। हमने कुछ दिन पहले इसी कार्यक्रम में आगाह किया था क्योंकि भारत में G20 समिट होना है, क्योंकि पाकिस्तान में नया जनरल आया है, क्योंकि 26 जनवरी भी पास है और क्योंकि पाकिस्तान पर आतंकियों का ही दबाव है, इसलिए ये सब हो सकता है। कश्मीर में हिंदू फिर निशाना बन सकते हैं और महीने भर से आतंकी घुसपैठ की साजिश भी चल रही है। जब ऐसा होता है तो एक और बात आप देखेंगे, अनुच्छेद 370 को लेकर सियासी कैसेट ऑन हो जाता है और आज भी यही हुआ। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने आज जो कहा उसका मजमून यही रहा कि जब 370 हटाया तो ये सब तो होना ही है। एक तरह से जस्टिफाई करते दिखे कि जब कश्मीरियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हिंदू भी जम्मू कश्मीर में कैसे सुरक्षित रहेंगे। कुछ को उम्मीदें रही होंगी कि दोनों पाकिस्तान पर भी गरजेंगे, कुछ कठोर बोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों वही बोले जो पाकिस्तानी एजेंडे को सूट करता है। दोनों हिंदू मुसलमान पर बोले, नफरत पर बोले, यहाँ तक कि गोडसे को भी बॉर्डर पर ले जाकर खड़ा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो आज ये बड़ी बहस जिसमें कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये टीजर रिपोर्ट आप देखिए। हिंदू गांव को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अब वार के बगैर और कोई भी मसला यहाँ नहीं हल होगा। हिंदुओं को हथियार दो, हथियार दो, हथियार दो। हमने आके यहाँ डेड बॉडी उठाई, एक बच्चा बिल्कुल डेड हो गया। मेरे देवर की डेथ हो गई है, 3 और हैं गाँव के, 4 आदमियों की डेथ हो गई है। यहाँ तो मुसलमान तो रोज ही मरते हैं, पर जहाँ हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं उसका फायदा एक खसूसी जमात पूरे मुल्क में उठाती है। हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। आधार कार्ड देखते हो, उसके बाद उसे आप मारते हो। क्या ये इंसानियत को तार-तार नहीं करती है? आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? कौन नफरत फैला रहा है? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक सेक्युलर मुल्क बनाया। अब ये और बात है कि इसको गोडसे का मुल्क बनाया जा रहा है। आज इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद तो वही है और बढ़ रहा है। स्थिति सामान्य तो बहुत दूर की बात है, जैसी स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा बदतर हो गई। आपको भरोसा देता हूं कि 1 साल तक जाएंगे, पूरे मामले की गहराई तक जाकर जितनी कठोरतम और प्रभावी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं स्टूडियो में। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। आपको स्क्रीन पर
जनरल सिन्हा आपको दिखाई दे रहे हैं, जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ, अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, स्क्रीन पर आपको हैदर हयात दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ आरिफ अब्बासी हैं, पीटीआई के लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल हैदर हयात आप ही से है। पाकिस्तान में नए जनरल का आना और इधर भारत में आतंकियों का आना और नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश करना, ये महज संयोग है या ये सोचा समझा जनरल मुनीर का प्रयोग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदिति। देखिए, आपने बहुत सी बातें अपने इंट्रो के अंदर खुद ही बता दी और मुझे उम्मीद भी यही थी कि भारत साबका रवायत को बरकरार रखते हुए बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी सबूत के तमाम चीज़ों के इल्जामात पाकिस्तान पर लगा देगा। आपने भी यही कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन हम लोगों ने पहले से ही कह दिया था कि चूंकि भारत के अंदर G20 समिट हो रहा है तो ये सब कुछ हो सकता है। ये तभी होता है जब आप लोगों को फीड किया जाता है रॉ की जानिब से कि अब हम ये करने लगे, इसका फायदा इस तरीके से बीजेपी को पहुंचाना है, और आप लोग आंखें बंद करके वही करते जा रहे हैं जो आप लोगों को रॉ और बीजेपी फीड कर रही है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट मेंटेलिटी आपको फीड कर रही है, आप लोग वही कुछ करते जा रहे हैं। आपके इंट्रो के अंदर और उसके बाद जो आपने कुछ चंक्स, वीडियो चंक्स दिखाए, उसके अंदर बहुत सी चीजें कश्मीर की लीडरशिप की जानिब से, मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप की जानिब से कही गई, और मैं समझता हूं कि अगर आप उन चीजों को सीरियसली लें तो इन तमाम चीजों का हल बहुत मुनासिब तरीके से निकल सकता है। लेकिन चूंकि एक मखसूस जमात ने, मखसूस टोले ने इसका फायदा उठाना है, इसलिए यकीनी तौर पर आप कभी उस तरफ आएंगे नहीं, आप यही ब्लेम गेम खेलेंगे। सुनिए, आपके यहाँ पे फौज फीड करती होगी, आपके यहाँ पे सरकारें फीड करती होंगी, आपके यहाँ पे चलन होगा। आपके यहाँ तो फीड करना क्या है, यहाँ तो वहां पे तो कठपुतली सरकारें बना देती है आपकी फौज। तो आपके जजमेंट की, आपके सर्टिफिकेट की तो इंडिया को जरूरत है नहीं। मैं तो आपके जनरल मुनीर की बात कर रही थी। आपको बीजेपी की और रॉ की बहुत चिंता है, वो मैं समझ सकती हूँ। आपको शायद सपने में भी बीजेपी दिखाई देती होगी या रॉ दिखाई देती होगी। आपको सिर्फ बीजेपी और रॉ ही दिखाई देते होंगे सपने में। ये दर्द, ये टीस, ये तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। अब आप जवाब लीजिए शहजाद पूनावाला। देखिए, सुनिए ना, आपके नेताओं के बयान गिनवाने शुरू करूंगी ना कि पीओके में भारत को आना चाहिए और आजाद कराना चाहिए, तो मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी आपको। इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करनी है अगर तो इमरान खान के स्टेटमेंट्स की बात करूंगी तो मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी आपको। कभी बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए और जवाब सुनिए शहजाद पूनावाला। देखिए अदिति जी, साल बदल गया परंतु पाकिस्तान की हरकतें नहीं बदली। अभी उन्होंने कहा कि सबूत बताइए, सबूत दिखाइए। अरे भाई, हमारे यहाँ पर कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब कि जो प्रत्यक्ष होता है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप बताइए, कल्पना कीजिए, जिस देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर कहे कि ओसामा बिन लादेन एक शहीद है, इससे बड़ा प्रमाण चाहिए कि आतंकवाद की जननी कौन है इस देश में। चलिए मैं एक और आपको टेस्ट देता हूँ। आप आंख बंद करके चीफ्स के नाम सोचिए। किसी भी विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का चीफ होगा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अडोब, तो किसी भारतीय के साथ ही लिंक निकलेगा। अब आप आंखें बंद करके बोलिए कि चीफ ऑफ लश्कर तैयबा पाकिस्तान से लिंक, चीफ ऑफ जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान से लिंक, चीफ ऑफ अल कायदा पाकिस्तान से लिंक। यही प्रमाण है। एक तरफ हम हैं जो G20 की अध्यक्षता की बात हो रही है, भारत में G20 की अध्यक्षता आती है, UNSC की लिस्ट में हमें शामिल किया जाए ना किया जाए ये चर्चा होती है दुनिया भर में। शांति का केंद्र माना जाता है, अर्थव्यवस्था का केंद्र माना जाता है, और एक आप है FATF की लिस्ट के बाहर निकालना है या नहीं निकालना ये चर्चा होती है। क्या टेररिज्म का हॉटस्पॉट पाकिस्तान के अलावा कोई और है, यही चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि आज सवाल सिर्फ इतना है, देखिए ये भारत भी बदल गया है, वर्ष बदला है, भारत भी बदला हुआ है। अब ये 26/11 के बाद मौन रहने वाला भारत नहीं है, ये उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला भारत है, ये पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करने वाला भारत है। और आज आप कंगाली की कगार पर खड़े हैं, फिर भी कश्मीर 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 करते हैं। आप अपनी कंगाली बचाइए, अपनी कंगाली की ओर आप जो जा रहे हैं, जो बर्बादी की ओर चले, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एक ऐसा देश है जो एक्सपोर्ट और गधे एक्सपोर्ट करता है, आतंक एक्सपोर्ट करता है, तो मुझे लगता है उस पर आपको चिंता करनी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे शहजाद ने कहा, आरिफ अब्बासी, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। UN डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, और अभी भी जिन्हें लिस्ट करने की कोशिश की जा रही थी उन्हें वीटो करके कौन बचाता है, ये सब कुछ पब्लिक में वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये अदिति त्यागी को बताने की जरूरत नहीं है। अभी एक खस्ता हालत का जिक्र किया आर्थिक फ्रंट पर। पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आती कि हर वक्त कश्मीर कश्मीर और कश्मीर का राग। देखें, पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया।
मुझे अंदाजा है कि इंडियन मीडिया किस प्रेशर में काम कर रहा है इस टाइम में मोदी सरकार के दौर में। आप लोगों की पॉलिसीज, आपका बोलना, आपके प्रोग्राम कहाँ मॉनिटर होते हैं और कहाँ उनकी एडिटिंग होती है या कहाँ से आपको स्क्रिप्ट भेजा जाता है। तो ये बदकिस्मती है सवा और लोगों की कि मोदी जैसा शख्स, और इस टाइम जितना प्रेशर में इंडियन मीडिया, हम सब समझ सकते हैं, आप लोग की मजबूरियां भी समझ सकते हैं। लेकिन जहां तक कश्मीर की बात है, आप लोग जरा अपने गिरबान में क्यों नहीं जानते? आप लोग क्यों नहीं सोचते कि इन कश्मीरियों को आपने 74 साल से जुल्म और सितम का निशाना बनाया हुआ है, उनकी 3-4 नस्लें आपने तबाह कर दी है। ना वहाँ एजुकेशन है, ना वहाँ हेल्थ है, ना वहाँ कोई और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स है। तो आप लोग कब तक ये जुल्म जारी रखेंगे? आखिर एक्शन होगा, और वो मुकामी लोग करते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना दहशतगर्दी से, ना दहशतगर्दी करने वालों से। हाँ, हमें इतना दुख होता है जब इंडिया में एक ऐसा शख्स बरसर इक़्तिदार है जिसको गुजरात का कसाई कहते हैं, जिसके जुल्म। ध्यान से सुनिएगा आरिफ अब्बासी, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से भारत के मीडिया को कि नरेंद्र मोदी ने ऑफिस से फोन किया जी न्यूज को कि जाइए और आरिफ अब्बासी को बिठाइए अपनी डिबेट में। इतनी फुर्सत में है भारत के प्रधानमंत्री, है ना? इतनी फुर्सत में। आपके यहाँ फुर्सत में होते होंगे? नहीं, आपके यहाँ फुर्सत में होते होंगे। नहीं, आप इतनी बेतुकी बातें करते हैं सर, इतनी बेतुकी बातें करते हैं। आपके यहाँ पे टेप्स एडिट होती होंगी सर, हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ फौज भी नहीं आती प्रधानमंत्री बनाने, और हमारे यहाँ कोई नेता बैठकर पाकिस्तान की शान में कसीदे भी नहीं पढ़ता। आपकी जो हकीकत है सारी दुनिया को पता है। आप किस मुंह से बातें करते हैं सर? आपके पास मुंह है दिखाने लायक? हर फ्रंट पर तो आप पिटे हैं। डिप्लोमेसी का लेवल हो, आर्मी का फ्रंट हो, डिफेंस का फ्रंट हो, कोई एक फ्रंट बता दीजिए, इकोनॉमी का फ्रंट हो। हाँ, आतंक के मामले में हम आपसे पीछे ही रहना चाहते हैं, आपके साथ रेस में नहीं है। हम एक अमन पसंद देश है, और आतंकी आप भेजेंगे, जवाब आपको मिलेगा। जनरल सेना। देखो आदित्य, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जब भी कोई नया आर्मी चीफ आता है तो वो नए सुगेफे छोड़ता है कि देखो आई एम न्यू चीफ विद अ डिफरेंस, और वो शुरू के ही दिनों में कुछ ऐसा काम करना चाहता है कि पाकिस्तान के आवाम के लोगों को प्रभावित करे कि देखो मैं कितना सख्त पोजीशन अख्तियार कर रहा हूं हिंदुस्तान के खिलाफ। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, मेरे को कृपया करके बताएं कि बालाकोट में कौन सी संस्था है, मुजफ्फराबाद कोटली में कौन सी संस्था है? आपने जब आप कह रहे हैं कि आपका तो आतंकवाद हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट नहीं करते हो, तो ये हाफिज सईद को क्यों अरेस्ट किया था 8-9 महीने के लिए, और प्रूफ नहीं कोर्ट में, पाकिस्तान कोर्ट में किसकी सरकार ने वॉइस सैंपल देने से इनकार किया था? तीसरी बात, आप जम्मू एंड कश्मीर का जो राग अलाते रहते हो, आपके घर में तो आग लगी हुई है, खुद के घर में आग लगी है। अरे अपनी झोपड़ी को तो देखो। पड़ोसी हम लोग बिरयानी खा रहे हैं, विश्व के 5वां शक्तिशाली आर्थिक देश हो चुके हैं, हमारी आर्मी सशक्त है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, पूरा चाइना कवर कर रहे हैं। आपको पेट में दर्द होता है जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान, जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान। अरे अपना घर तो देख लो। 3 एयरपोर्ट आप ऑक्शन करने जा रहे हो कि कोई दूसरा लुक आफ्टर करे। ठीक सर, आगे आपको फ्लो दूंगी। एक कमेंट मुझे यहाँ पर अमित रैना का लेना, और इसी बीच बड़ी खबर भी आ रही है, उसका भी रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से अमित रैना, मैं आपका कमेंट चाह रही थी। अभी बहुत आरिफ अब्बासी को बड़ा दर्द हो रहा था, इन्हें कश्मीर की बहुत चिंता है, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ ये जो इनके कब्जे वाला कश्मीर है वहां की बात कर रहे थे। नहीं, देखिए, अगर भारत के पास इस समय G20 की अध्यक्षता है तो पाकिस्तान के परमानेंट J20 के अध्यक्ष हैं, वो जिहाद 20 के, और बात करते हैं वो हेल्थ की, एजुकेशन की। वो देश बात करता है जो हेल्थ में बॉटम में शायद 5वें पे है, 5वें नंबर पे है, और एजुकेशन में जहां 500 किताबें भी नहीं छपती साल की, पूरी की पूरी लिटरेसी रेट शायद 40% से नीचे है। तो वो देश अगर किसी दूसरे देश की लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ पे बात करे तो ये हास्यास्पद बात है। और जहां तक बात है इनके मकबूजा कश्मीर की, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की, हमको पता है, हम वहां के लोगों से बात करते हैं कि कैसे वो तड़प रहे हैं भारत से बिछड़कर, और कैसे वो वापस आना चाहते हैं। चाइना का क्या हाल हो रहा है आज, चाइनीज इन्वेस्टमेंट का बलूचिस्तान में क्या हाल हो रहा है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट का शसगाम वैली में क्या हाल हो रहा है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट का स्कर्डू में क्या हो रहा है, सब पता है हमको। और ये आज पाकिस्तान जो जिहाद का ग्लोबल हेड है, आज वो हमको बता रहा है कि हमें कैसे करना चाहिए। ये बुज़दिल लोग हैं,
और कहते हैं कि हमें आपसे बात करनी चाहिए। अरे आप तो वो लोग हैं जो पीठ पे छुरी फोकते हैं। आप 65 में सरकरी का न्यौता करके आते हैं और पीछे से जंग कर लेते हैं, उसके बाद लाहौर की बस चलती है, पीछे से हमला कर देते हैं। आप लोगों ने जिंदगी में पीठ पीछे छुरा भोगने के अलावा कुछ किया नहीं, तो आपसे तो बात हो नहीं सकती है। आपको सिर्फ सबक सिखाया जा सकता है और बराबर सिखाया जाएगा। ठीक है, सबक की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। इसी बीच जो बड़ी खबर है, राजौरी में पीड़ित परिवार से मिले हैं एलजी मनोज सिन्हा। उनका बयान आया है, हमला करने वालों का हिसाब होगा, हमले की गंभीरता से जांच की जाएगी, लापरवाही की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, तो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों को सरकारी नौकरी की बात की गई है और मौत का कोई मुआवजा नहीं। ये पता है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, प्रशासन का अपना धर्म है। जो व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करके उन परिवारों की देखभाल हम लोग करेंगे। सरकारी नौकरी भी देंगे, आर्थिक मुआवजा भी देंगे। कुछ कंसर्न्स उन लोगों ने उठाए हैं, उन कंसर्न्स को भी हम हल करेंगे। अभी एक सिक्योरिटी की भी मीटिंग की गई, 2-3 फैसले हम लोगों ने किए हैं। एक तो इस मामले की गंभीरता से जांच और तह तक पहुंचना, क्योंकि ये नापाक कोशिश से फिर से वो स्थिति लाने की, वो किसी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। कुछ लोगों ने सवाल उठाया लैप्सेस का, तो उसके लिए एक इंक्वायरी गठित करके पता करेंगे और इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर आर्मी के लोग भी थे, ये लोग भी पूरी मुस्तैदी से इस इलाके में आने वाले दिनों में प्रभावी कार्रवाई हो, ये कोशिश की जाएगी। और जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, पूरा हिसाब बराबर किया जाएगा। तो हिसाब बराबर करने की बात एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर कर रहे हैं और साथ ही पीड़ित परिवार से वो मिले हैं और ये भी कह रहे हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं हो सकता। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। शहजाद पूनावाला, थोड़ी देर पहले मुझे आपको रोकना पड़ा था क्योंकि मैं इनिशियल कमेंट ले रही थी यहाँ पर सबका। ये एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट द्वारा एक ही राग अलापा जाता है कि आप ये सब कुछ इंडिया ही कर रहा है, इंडिया खुद पर ही अटैक करा रहा है। इसी तरह के बेतुके बयान दिए जाते हैं। देखिए, जिस देश में एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाए, वो जब भारत के स्वतंत्र लोकतंत्र के स्वतंत्र मीडिया को उपदेश देने लगता है तो ऐसे है कि शैतान कुरान पढ़ा रहा है। अरे भाई, आपको सारी जानकारी है कि अदिति जी को स्क्रिप्ट कहाँ से आई, एडिटिंग कहाँ से हो रही है, देख कौन रहा है। भाई, ये आइडिया था आपको कि ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में था? ये आइडिया था आपको कि किस प्रकार से आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है आपके यहाँ पर? ये आइडिया था आपको कि किस प्रकार से अजमल कसाब वहाँ से आया था? अच्छा, ये बता दीजिए, अब पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि आमतौर पर देश के पास आर्मी होती है। ये एक ऐसा विचित्र देश है जहाँ पर आर्मी के पास देश है, इसीलिए जब भी कोई नया आर्मी चीफ आता है तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए के कार्ड खेलना पड़ता है। परंतु आपको एक बात बता दें, ये वो वाला भारत नहीं रहा। आपको ये बात तो मालूम होनी चाहिए कि आपके ही सेनेटर ने कांपते हुए पार्लियामेंट में आपके क्या कहा था कि इस बार अगर हमने नहीं लौटाया अभिनंदन जी को तो किस प्रकार से हम पर हमला होने की एक बात आ चुकी थी भारत की तरफ से। ये भी आपने बताया कि आर्मी चीफ के पसीने छूट रहे थे। और ये भी मत भूलिए कि आज आपका क्या है, आज अल्लाह, अमेरिका और आतंकवाद, ये तीन थे। अल्लाह तो रहा नहीं। आप किस प्रकार से चाइना में मुसलमानों को मारा जा रहा है, आप तो उसकी कोई बात करते नहीं है। अमेरिका ने आपका साथ छोड़ दिया है, बचा है आतंकवाद। एक देश है भारत जो वैक्सीन और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, दूसरा देश है पाकिस्तान जो मात्र गधे और टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। परंतु टेररिज्म का अंजाम क्या होता है, ये हिलरी क्लिंटन ने भी आपको बता दिया था। सांप को अगर आंगन में पालेंगे तो वो सांप केवल आपके पड़ोसी को डसेगा, ये बात जरूरी नहीं है। आज आपको डस रहा है बलूचिस्तान में भी, आपको डस रहा है आपके अलग अलग इलाके में भी। और आपको 71 याद रखना चाहिए, 71 में तो 2 टुकड़े हुए थे। अगर इस प्रकार की नीति आपने नहीं बदली तो हो सकता है आने वाले दिन में पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बिखर जाए। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, एक बार बिलावल भुट्टो ने बात सही कही थी, श्रीनगर का ख्वाब देखना बंद करो, अब तो मुजफ्फराबाद के लाले पड़े हुए हैं। तो इसीलिए आपको अपनी माली हालत को देखनी चाहिए, अपनी बेरोजगारी को देखनी चाहिए, अपनी अर्थव्यवस्था को देखनी चाहिए। परंतु आप है जो आपका ऑब्सेशन जो है इंडिया के साथ, वो छूटता नहीं है। और ये आतंकवाद की जो नीति है, इसका अंजाम बुरा होगा। हैदर हयात, अभी जैसे शहजाद ने जिस स्टेटमेंट का हवाला दिया, कई बार वो स्टेटमेंट आपके सामने दोहराया गया है। मुजफ्फराबाद तो बचा लीजिए, श्रीनगर की चिंता छोड़िए, बलूचिस्तान बचा लीजिए। सबसे पहले तो ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपके पास बीजेपी के बैठे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने उसी एक्सट्रीमिस्ट मेंटेलिटी का मुजाहरा किया है। इन्होंने कहा कि अल्लाह रहा नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये है वो आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हैदर हयात यहाँ पर किसी को। मैं जानबूझ के बोला, मैंने जानबूझ के बोला। ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। अरे हैदर साहब बहुत, मैंने जानबूझ के बोला। चलिए हैदर साहब, जिसकी वजह से भारत के अंदर आप लोग रोज मुसलमानों की नस्लकशी के ऊपर आप लोग उतरे में बॉब लिंचिंग कर रहे हैं। आप ये एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी, हैदर मियां, ये है वो घटिया शख्स। अरे मियां हैदर सुन लीजिए। एक सेकंड रुकना। आपको पता है पैनलिस्ट का नाम क्या है? हैदर हयात। हैदर हयात, आपको पता है उस पैनलिस्ट का नाम क्या है जिसके स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं? पता है आपको? ये जो भी घटिया शख्स है, इसने जो नहीं, सर्टिफिकेट अपने पास रख लीजिए, घटिया अपने पास रख लीजिए। वो कुछ ही लोगों पर, कुछ ही देशों पर ज्यादा शोभा देता है। सुनिए ध्यान से, पहले ध्यान से सुन लीजिए। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि कैसे अल्लाह को छोड़ दिया आपने, उन्होंने क्लियर कर दिया था। वैसे आपको बता दूं, ये जो आप बड़े रहनुमा और मसीहा बनने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने क्लियरली ये कहा कि अल्लाह का साथ तो आपने छोड़ दिया। आपने जिस तरह से मिसकोट और डिस्टोर्ट करने की कोशिश की है हैदर हयात, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं आपसे क्या कहूंगी। आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसका नाम है शहजाद पूनावाला। एक बार फिर से सुनिए, जिस पैनलिस्ट की आप बात कर रहे हैं उसका नाम है शहजाद पूनावाला। शहजाद, देखिए हैदर मियां बुरा मत मानिएगा, हैदर मियां बुरा मत मानिएगा, मेरा पूरा नाम है शहजाद सरफराज पूनावाला। वैसे तो मैं भारतीय मुसलमान हूं, परंतु मैं आपको बता दूं, जो उम्मा उम्मा कौम कौम आप करते फिरते हैं ना, तो बताइए एक बात, अगर उम्मा और कौम और इस्लाम के इतने बड़े ठेकेदार है तो चाइना अब जिनजियांग प्रोविंस में क्या कर रहा है? वहां पर तो मोहम्मद नाम रखना प्रतिबंधित है, दाढ़ी रखना प्रतिबंधित है, मस्जिदों को रोज तोड़ा जा रहा है और कुरान पढ़ना भी प्रतिबंधित है, जेनोसाइड कैंप्स में रखा जा रहा है। वहां पर आपकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि चीन का चंदा चाहिए, चीन का पैसा चाहिए आपको, इसलिए चीन के सामने आप कुछ बोल नहीं पाते और पूरी दुनिया में इस्लाम के ठेकेदार बन के फिरते हो। अरे इस्लाम के इतने बड़े ठेकेदार हो तो बताइए कि अहमदिया को क्या, किस प्रकार से आप लोग बर्ताव करते हैं उनके साथ, किस प्रकार से आगा खानी के साथ बर्ताव करते हैं, किस प्रकार से शिया के साथ बर्ताव करते हैं। सबसे ज्यादा शिया और आगा खानी कहीं मारे जा रहे तो पाकिस्तान में मारे जा रहे। तो इस्लाम का हवाला देना बंद कीजिए। और इसीलिए मैंने कहा कि ना अल्लाह आपके साथ रहा, अल्लाह ने भी आपको छोड़ दिया है, क्योंकि अल्लाह और इस्लाम के नाम पर जिस प्रकार की दुकानदारी आपने की। और एक और बात बता दूं, अरे मियां सुने ना, मियां कान खोलकर तो सुने, मियां कान खोलकर सुने, यह बात बुरी लगेगी आपको। दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान जो मवालिक है, मुसलमान देश है, उन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसी नवाज शरीफ, किसी इमरान खान को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। यही अंतर है, आप लोग केवल मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम इस्लाम करते रहे और जो हकीकत थी उससे आईना और मुंह फेरते रहे, और इसीलिए आज आपकी हकीकत बन चुकी है। जल्दी से कमेंट यहाँ पे। अभी हैदर हयात आराम से, हर वक्त नॉनस्टॉप बोलने से बात नहीं बनती है, ठीक है? वीगर मुसलमानों पर आपकी चुप्पी दुनिया देख चुकी है। सुन लीजिए, आपकी नजर में शिया मुसलमान है या नहीं है? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, शिया मुसलमान है कि नहीं है? पहले मेरी बात सुनिए। दे रही जनरल सिन्हा, आपको मंच दे रही हूँ, एक सेकेंड। हैदर हयात शिया मुस्लिम है कि नहीं है? अहमदिया मुस्लिम है कि नहीं है? मैं क्या पूछ रही हूँ? अरे मैं माफी तो मांगने से दूर ही रहा। हैदर मियां आप कान खोल के सुनिए, एक सेकेंड। हैदर मियां अगर लगातार बोलेंगे तो तर्क भी समझ में नहीं आएगा। तर्क समझिए और बात समझने की कोशिश कीजिए। हैदर मियां, सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम मुल्क कौन सा है? सऊदी अरेबिया। उसका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जिसकी आप बार बार वकालत करते हैं, अफगानिस्तान, उसका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बांग्लादेश जो आप ही से टूटकर निकला है, उसका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आप कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार हम इकलौते हैं। भाई ऐसा है, आप तो अपने खुद के मुल्क में जो मुसलमान है उनकी चिंता नहीं कर पाते हो। लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, हकीकत को जानिए। स्मेल द कॉफी कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो स्मेल द कॉफी कीजिए, वरना हमेशा आतंकवाद में ही आप लोग लिपटे रहेंगे और आपका कुछ होना जाना है नहीं। मुसलमान मुल्कों ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। ठीक है। इन्हें दर्द नहीं होता, अहमदिया का दर्द क्यों होगा इन्हें? शिया का दर्द क्यों होगा इन्हें? बस ये चिल्लाएंगे, इन्हें सिर्फ चिल्लाना है। जनरल सिन्हा। आदित्य, मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आपके पाकिस्तान के सुना है कि 5000 सैनिक जो है रिजाइन कर दिए हैं। आप टीटीपी और बीएलए में जो संधि हुई है उसके वजह से आप परेशान हैं। टीटीपी ने एक इंटरिम गवर्नमेंट की घोषणा कर दी है। आपका पूरा नॉर्थ साइड जो है, जिसपे बलूच को और
टीटीपी का कंट्रोल होने जा रहा है, वो क्षेत्र आपके हाथ से निकल रहा है। आप किस दुनिया में रहते हो? आप कौन सा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हो भाई मेरे? आपकी आर्थिक व्यवस्था डवाडोल है। अपने घर को साफ करो, अपने घर को सुरक्षित करो। आपके घर में आग लगी हुई है, आप फायर फाइटिंग ब्रिगेड मंगाओ। आप जे.एन.के हिंदुस्तान मोदी करते रहते हो। दूसरी बात, आप कहते हो कि हम जम्मू एंड कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हम जुल्म करेंगे आतंकी पे, हम आपके भेजे हुए आतंकी पे जुल्म करेंगे, हम उनको ठोकेंगे, लेकिन हम अपने जो हमारे जो लॉयल मुसलमान भाई हैं जम्मू एंड कश्मीर में, से आप दोनों इस वक्त स्काइप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ एक ही आवाज अपने दर्शकों तक पहुंचा सकती हूँ क्लियरली, तो अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपकी आवाज क्लियरली जाएगी नहीं, तो इंतजार कर लीजिए। हैदर हयात, आपकी बताओ कि आर्थिक व्यवस्था क्या है? 1 किलो चीनी का प्राइस क्या है? टमाटर का प्राइस क्या है? ये बताओ। आप बताओ, कुछ भी ठीक है आपके पाकिस्तान में? बताओ। आप औरतों की इज्जत नहीं बचा पा रहे हो। आपकी औरतें चाइना जा रही है, वो हमारी भी बहनें हैं, हमारी शरीर से निकले हो आप, हमको दुख लगता है। अरे उन माँ बहनों की इज्जत तो बचा लो भाई मेरे। जम्मू एंड कश्मीर कहते हो, आपका क्या लेना देना है जम्मू एंड कश्मीर से? हरि सिंह जी ने आपके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था क्या? अरे किस दुनिया में रहते हो? तुम्हारा अपना देश तो समझता नहीं। जम्मू एंड कश्मीर की राह गलाते हैं। पहले अपने देश को सुधारो, आर्थिक व्यवस्था ठीक करो, अपनी इज्जत बचाओ। तुम्हारे प्रधानमंत्री का तो अनादर होता है, इंसल्ट होता है, और तुम जम्मू एंड कश्मीर मोदी करते रहते हो। अपने आप को संभालो भाई। ठीक है आरिफ अब्बासी, घर संभाल नहीं रहा, दुनिया संभालने चल पड़े। मुझे बड़ी हमदर्दी है जनरल साहब से भी, और आप जो चीखो पुकार कर रहे हो सारे, ये जो हैदर साहब है ना, हम चीख पुकार नहीं कर रहे हैं, वो दायित्व तो आप ही लोगों का, चिंता मत कीजिए, वो आप पर छोड़ा हुआ है। मेरी बात सुन ले अगर, तो अदरवाइज फिर मैं ऑफ हो जाऊं, तो मुझे कोई शौक नहीं है। अब बात लॉजिक से करनी चाहिए, और इस तरह वही मैं कह रही थी, लॉजिक से कीजिएगा बात। समझ में हम जो भी कह रहे हैं, ये मेरा हक है कहना, आपने मुझे बुलाया है और सुनना आपका फर्ज है। ना, जो भी कहना आपका हक नहीं है सर, क्योंकि मैं जिस देश में पली बड़ी हूँ, सुनिए ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी कहना आपका हक नहीं है। ये जो आपको न्योता है ना, सुनिए अब सुन लीजिए, आपने बताया ना मैं जो भी कहना मेरा हक है। नहीं एक सेकंड सुनिए, ये इंडिया है सर। ना सुन ले आरिफ अब्बासी साहब, या तो सुनने की हिम्मत रखें। अब मैं स्पष्ट कर दूं ना आपको दायरा बता देती हूँ मैं। सुनिए ध्यान से, जो भी कहना आपका हक नहीं है। मैं जिस देश में पली बड़ी हूँ, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट सिखाई गई है, वहां बोलने का हक तो मुझे दिया गया है, पर इतनी भी तमीज और अकल सिखाई गई है कि मुझे किस लिमिट तक बोलना है और कहां मेरी आजादी का हक खत्म हो जाता है। और वो हक तब खत्म हो जाता है जब मैं दूसरे की आजादी के हक को वायलेट करने लगती हूं। तो आप प्लीज कुछ ऐसा ना बोलिएगा जो एंटी इंडिया हो, जो इलॉजिकल हो, जो फैक्ट पे बेस्ड ना हो। अब आप बोलिए। देखिए, अब बात फिर वही मैं कर रहा हूं कि इस टाइम इंडियन आर्मी की इन्होंने बात की, हमारी आर्मी की, इंडियन आर्मी की जो हालत है, वो आए रोज आप वीडियो में देख रही हैं। ना उनके बेचारों के पास यूनिफॉर्म है, ना खाने को मिलता है, ना शूज है। आए रोना धोना जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी ठीक हो, आपके वहाँ जो अमन अमान का मसला है, तो पहले अपनी फौज की जरूरियात तो पूरी करें। इस टाइम दुनिया की सबसे भूखी नंगी फौज इंडिया की है। 40 करोड़ लोग देखिए, बड़ा अद्भुत है, वही मरते हैं, बड़ा अद्भुत है। तो आप लोग चाहे इसके दूसरे ना, आपको ये स्पेशल इंफॉर्मेशन अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली है। 40 करोड़ की फिक्र करें जो रोडों पे रहते हैं। दुनिया 40 करोड़ रोड पे रहते हैं, होमलेस है। अरे भैया, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा का कोई सोर्स होगा ना। आपके रोडों पे पैदा होते हैं, रोडों पे रहते हैं, रोडों पे मर जाते हैं। रोडों पे नहीं, रोड्स पे, ठीक है, रोड्स पे। ना सुने ध्यान से, पहले अपना सोर्स ऑफ डेटा बताइए जरा मुझे। ये सब आपने कहाँ पे सीखा, पढ़ा है? मैं दे रही हूँ। ये स्क्रिप्ट कहाँ से आई, मैं जानना चाह रही हूँ। पाकिस्तान की फौज, जनरल मुनीर ने भेजी है स्क्रिप्ट? है जनरल मुनीर ने भेजी है ना? ये स्क्रिप्ट जनरल मुनीर ने भेजी है आपको, या शहबाज शरीफ ने भेजी है? हमें आपकी किसने भेजी है स्क्रिप्ट? हम अपना खुद जिम्मेदार है, हमें पता है हमने कब क्या। हाँ, तो बताइए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या? आज मैं इनसे पूरा, चाहे मुझे आधा घंटा इनसे यही सवाल पूछना पड़े, आज मैं इनसे पूछूंगी। ये बताएं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सॉरी,
आपने जो दावे किए भूखी नंगी फौज और ये जो अभी दावे आप कर रहे थे 40 करोड़ लोग सड़क पे पैदा होते हैं और सड़क पर ही मर जाते हैं, ये शहजाद मैं दूंगी आपको फ्लो, जनरल सिन्हा आपको भी दूंगी, अमित रैना आपको भी दूंगी, मैं सिर्फ एक ही कमेंट लिया आपका। एक सेकंड, ये आरिफ अब्बासी साहब का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे जानना है आज, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी रिसर्च बुक या रिसर्च रिपोर्ट है ये? हाँ जी, कहाँ इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? स्टेट में भी दुनिया की जितने भी इदारे हैं क्रेडिबल जो इस चीज का रिकॉर्ड रखते हैं। अरे आप मुझे दुनिया के जितने भी सोर्सेज है छोड़ दीजिए, एक ही बता दीजिए मुझे बस कि भूखी लंज है, बताइए बताइए ना, तो माफी मांग लीजिए, अभी भी वक्त है, माफी मांग लीजिए, या तो स्क्रिप्ट बताइए किसने भेजी है आपको, या माफी मांग लीजिए। नहीं, अभी गूगल कर, आप खुद कर ले, गूगल कर। अरे मैं गूगल क्यों करूंगी भाई? गूगल भी भारतीय ही चला रहा है, छोड़ दीजिए। अब देखिए अदिति जी, 2-3 बातें कहना जरूरी है। आरिफ जी आपने बोला लॉजिकली बात होनी चाहिए, आरिफ जी लॉजिकली बात करते हैं। अरे भाई लॉजिकली बात करते हैं, सुन लीजिए आप। ऐसा है, पहले तो जिस देश को अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेचनी पड़ रही है, जो भैंसे और गधे एक्सपोर्ट कर रहा है चीन को और बाकी दुनिया को, वो दूसरों को इस प्रकार की बातें बोले अच्छा नहीं लगता। अगर हमारी आर्मी इतनी कमजोर होती तो क्यों आपका सेनेटर खड़े होकर पार्लियामेंट में कहता कि भाई अल्लाह का करम है, अभिनंदन को लौटा दो, पसीने छूट रहे थे आर्मी चीफ के, अगर नहीं लौटाते तो हमला हो जाता भारत की तरफ से। ये तो आप ही के सेनेटर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, आप ही के पार्टी के नेता इमरान खान ने कहा है कि ये एक भारत है जिसका विदेश मंत्री खड़े होकर वेस्टर्न पावर्स को कहता है कि हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे, जो करना है कर लो, उखाड़ लो उखाड़ना है जो। ये आप ही के लीडर ने कहा है, क्या ये भी बात गलत है? देखिए हमारे लिए जेएनके क्या है? हमारे लिए जेएनके है जम्मू एंड कश्मीर। आपके लिए जेएनके क्या है? जिहाद एंड कटोरा। कटोरे पे आ गए हैं आप। पूरी दुनिया में जाते हैं तो पाकिस्तानी को और पाकिस्तानी नेतृत्व को लोग बोलते हैं भैया कटोरा अंदर रखिए। देखिए एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, झंडे पर चांद उतारना और चांद पर झंडे उतारना ये औकात की फर्क है। औकात हमारी अलग है, औकात आपकी अलग है। एक समय था कि आपकी अर्थव्यवस्था आगे थी, आज हमारे एक सूबे की अर्थव्यवस्था से आप पीछे हैं, यह अंतर हो चुका है। परंतु आज भी क्या ख्वाब है? ख्वाब यह है कि कश्मीर लेना है, ख्वाब यह है कि आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैलाना है। देखिए 2-3 बातें कहूंगा आपको आखिरी में, बस इतना सा। आप कहते हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे भाई बांग्लादेश कट के बना तो वहां पे कौन रहता है? मुसलमान ही तो रह रहे थे, आप ही ने तो उन पर अत्याचार किया था, वो तो मुसलमान थे। बलूचिस्तान में कौन रहता है जिस पर इमरान खान खुद ने कहा कि बम गोले आपकी आर्मी फेंक रही थी? अब शिया कौन है? अहमदिया कौन है? ये मुसलमान का राग अलापना बंद कीजिए। और जहां तक माइनॉरिटीज की बात है, ये वो मुल्क है जिस देश का चीफ जस्टिस से लेकर राष्ट्रपति मुसलमान बन सकता है। आप मुझे एक उदाहरण बताइए, आपके देश में क्या हिंदुओं की क्या स्थिति है? 23% हुआ करते थे, अब 3% हो चुके हैं। अभी हाल ही में जो एक हिंदू महिला के साथ हुआ, इस प्रकार से आप बर्ताव करते हैं अपनी माइनॉरिटीज के साथ, और आप हमें लेक्चर दे रहे हैं। ये लेक्चर अपना संभाल के रखिए और कम से कम आत्मचिंतन कीजिए कि क्यों ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो चीन को दे दिया है, गिरवी कर दिया है, और वही चीन पर आपको अपनी भाषा सिखाने की भी इजाजत नहीं है। चीन के लोग वहां पर मैंडरिन सिखा रहे हैं, आप ही के वहां पे जिनको आप कहते हैं कि आजाद कश्मीर है, वहां पर बताइए। ठीक है, जल्दी से हैदर हयात। देखिए सबसे पहले तो ये बीजेपी का जो घटिया शख्स बैठा है इसको माफी मांगनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही मुझे, जरा आवाज दीजिए मुझे पहले। नहीं, ये उंगलियां दिखा के बात करने की जरूरत नहीं है, उंगलियां नीचे रखिए, गलत बात की है ना उंगली नीचे रखिए, आप माफी मांगनी चाहिए, आप उंगली नीचे रखिए पहले, ना पहले उंगली नीचे रखिए, उंगली नीचे रखिए, नहीं करनी चाहिए, उंगली नीचे रखिए, उंगली नीचे रखिए, नहीं सुनिए, उंगली नीचे रखिए, आपको सुनाई दिया मेरी बात? नहीं दी, उंगली नीचे रखिए, उंगली नीचे रखिए, उंगली नीचे रखिए, थैंक यू। और अब जो बोलना है आप बोलिए और मुद्दे पर बोलिएगा। उंगली नीचे रखिए, उंगली नीचे रखिए, फिर ना उठाइए, फिर ना उठाइए, नीचे रखिए उंगली नीचे, और अब बात करिए मुझसे। मैं अपनी उंगली नहीं नीचे कर रहा। हाँ कर लिया आपने, अच्छा फिर से जोश जागा है, फिर से जोश जागा है। गलत बात की है। आप उंगली दिखाएंगे इंडियन चैनल पर बैठकर आपको एक्सपोज करने वालों को, और आप ये उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ पर उंगली दिखाने में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा। हटाइए स्क्रीन से हटाइए इन्हें। अगर आपको बात नहीं करनी है, बहस के दायरे में बात नहीं करनी है, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हैदर हयात, 20 सेकंड का वक्त है, डिसाइड कर लीजिए। आरिफ अब्बासी जी बताइए क्या पूछते हैं? अरे वही पूछ रहे हैं, तब से आप डिबेट में नहीं थे क्या सर? गूगल कर लिया होगा मुझे उम्मीद है भूखी नंगी फौज के बारे में। नाम किसका आ रहा था ऊपर?
नहीं, अभी आप किसी और सवाल पे थी। मैं ये वो जो सवाल छोड़िए, आपने जो कहा मैं उसी सवाल पर वापस आ जाती हूँ। मैं अपना सवाल नहीं भूलती हूँ। वो भूखी नंगी फौज का जब आपने गूगल किया तो किस देश का नाम आ रहा था? आपकी वीडियोस जो लोगों की, आपके फौजियों की पड़ी है यूट्यूब पे, जिसमें वो रो रहे हैं कि हमें खाना नहीं मिलता। सुनिए, वीडियो आप छोड़ दीजिए, आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बता नहीं पाए थे। आपने कहा मैं गूगल करके बताऊंगा। मैं ये कह रही हूँ, जो भूखी नंगी फौज का जब आपने गूगल किया तो किस कंट्री का नाम आया था? पी से तो नहीं स्टार्ट हो रहा था? भेज दूंगा कि गुर्बत में इंडिया का क्या हाल है, बिलो ये गुर्बत की जो लाइन है इससे नीचे कितने लोग हैं, होमलेस लोग। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता नहीं, अब गूगल भी आप नहीं कर पाए सर, अब गूगल भी नहीं कर पाए। करें हमारी फिक्र छोड़िए। मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आगे आ जाएं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आगे आ जाइए। चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आगे आइए। आप थोड़ा सा गूगल का इस्तेमाल कीजिए। सुंदर पिचाई, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छी सर्विसेज है, फास्ट होंगी मेरे ख्याल से। आप करिए, भूखी नंगी फौज का गूगल करने पर किस देश का नाम आता है, करिए। चलिए, आपको मैं टाइम दे रही हूँ, ठीक है सर? आप गूगल करें, नेक्स्ट टाइम डिबेट में प्रिपेयर होकर आए सर। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, नेक्स्ट टाइम डिबेट में प्रिपेयर होकर आइएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आगे बढ़कर आइएगा। चलिए, अब कई खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हमारे साथ एनसी का पक्ष रखने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए मुजफ्फर खान है, और पीडीपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ फारूक इंकलाबी हैं। मुजफ्फर खान, पाकिस्तान से बात करो, लेकिन जब आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया जाए, आतंकी हमले हो, तो पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज नहीं, पाकिस्तान की कोई निंदा नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बुलंद आवाज नहीं, क्यों? ऐसा तो नहीं है। हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं, हर उस मुल्क के खिलाफ हैं, आवाज उठाते हैं जो मुल्क तशद्दुद पर यकीन रखता है। हम तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। हम इस वक्त सोगवार हैं, तो मेरे इलाके के लोग हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं, जिनकी मौत हुई, बेगुनाह लोगों को इस बेदर्दी से मारा गया, हमें उसका सदमा है। और जिसने भी ये किया, पाकिस्तान अगर अपने मुल्क का ध्यान नहीं रख सकता, ये जो मैं अभी सुन रहा था आपके चैनल पर, मेरी इनसे एक ही गुजारिश है, अब अपना ध्यान रखो, अपनी गुर्बत को दूर करो। अगर कश्मीर वालों से तुम्हें कोई हमदर्दी है तो भाई यहाँ कोई तरक्की का काम करवाओ ना, कोई स्कूल खुलवा दो, हॉस्पिटल खुलवा दो। ये आप जो वहाँ से भेज रहे हो, और इसमें हम अपनी गलती भी मानेंगे कुछ न कुछ हद तक, लेकिन जो ये लोगों को ट्रेंड करके जो भेज रहे हैं और यहाँ जो खून की होली खेली जा रही है, हम इससे खुश बिल्कुल नहीं। हमारा बड़ा पुरअमन इलाका था ये रजौरी। मुजफ्फर खान, लेकिन सवाल ये उठता है, फारूक इंकलाबी, सवाल ये उठता है, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेकिन पाकिस्तान उस नापाक साजिश में जो मैसेज देने की कोशिश करता है, कई बार उस मैसेज को आवाज भारत में बैठे हुए नेता दे रहे होते हैं। दिक्कत वहां है। फारूक इंकलाबी जी सवाल सुना आपने? देखिए अदिति जी, मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं आज इस दर्दनाक वाक़े की मजम्मत करने के लिए, जिसमें हमारे मासूम लोगों का कत्लेआम किया गया है। कल शाम 7 बजे से ही जब इस दर्दनाक खबर का लोगों को पता चला, और मैं आपको नहीं बता सकता कि हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि आखिर इन मासूम बेगुनाहों का कसूर क्या था। उस 5 साल के बच्चे का क्या कसूर था, उस 16 साल की बेटी का क्या कसूर था, जिसको इतनी बेरहमी से, बेदर्दी से कत्ल किया गया है। लेकिन मेरा आज एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान से कि आप कब तक इस मुल्क के लोगों को झूठ बोल बोल कर बेवकूफ बनाते रहेंगे? आप जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के झूठे दावे टेलीविजन चैनल पर बैठकर कब तक करते रहेंगे? पिछले 10 साल से आप इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में है, तो आप बताएं कि इस मुल्क के बाशिंदों का अगर इस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, जवाब लीजिए। पहली बात, 2014 से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है,
2014 से 10 साल नहीं। शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आवाम से आप झूठ बोल रहे हैं। शहजाद पूनावाला, उसके बाद अमित रैना जी, जल्दी जल्दी प्लीज। नया साल आ गया है, साल बदल गया है, परंतु पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो कवरिंग इकोसिस्टम है, पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी, ये नहीं बदली है। आज भी उसी प्रकार से संरक्षण देना इस्लामिक जिहाद को। पहले बीमारी क्या है वो तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आज जो लोग कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, मुझे बताइए आधार कार्ड जब चेक करके मारा जाता है, राम मंदिर के पास रजौरी में कोई रहता है तो उसको चुन चुन कर मारा जाता है, तो उसको मानेंगे और आप कैटेगराइज करेंगे कि ये कश्मीर जिहाद इस्लामिक जिहाद है। और ये कोई आजकल का नहीं है, ये तो 700 साल पुरानी बीमारी है। 7वां जेनोसाइड चल रहा है, लास्ट जेनोसाइड 80 to 90 जो ऑनगोइंग जेनोसाइड है, और उसमें भी आप बार बार जिस प्रकार से बातें करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 से हुआ है, तब से अलगाववाद, आतंकवाद की राजनीति पर चोट हुई, पत्थरबाजी कम हुई है, आतंकवाद की घटनाएं कम हुई है, अलगाववादियों को जेल में डाला गया, यासीन मलिक से लेकर हुर्रियत पर कार्रवाई की गई है, तो इसीलिए तो ये बौखलाए हुए हैं। आज मेरा सबसे पहला सवाल एनसी और पीडीपी से है, क्या पहले बीमारी को आइडेंटिफाई करते हैं? क्या ये मानते हैं कि यासीन मलिक जैसे लोग आतंकवादी है? क्या ये मानते हैं बुरहान वानी आतंकवादी है? क्या ये मानते हैं कि जो आज चल रहा है वो कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है, और ये लगातार 700 वर्ष से चलता आ रहा है? ये पहले इनको बोलिए कि आइडेंटिफाई करते कि नहीं करते हैं, फिर तो बात होगी इसकी सोल्यूशन की। जब ये बीमारी ही नहीं समझ पा रहे हैं तो इनसे बीमारी के उपाय की अपेक्षा करना मूर्खता है। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट अमित रैना का लूंगी, उसके बाद लूंगी मैं, उसके बाद मुजफ्फर खान आपका कमेंट लूंगी। पहले अमित रैना, जनरल सेना में, उसके बाद आपको ये कह रहे थे उस बच्चे का कसूर क्या है? उस बच्चे का कसूर यह है कि वो काफिर था, और उसका कसूर था कि उसके नेता इनके जैसे नेता है जो अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते, आतंकवादियों के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते हैं, और अगर बोलते हैं तो उन लोगों के खिलाफ जो आतंकवाद से लड़ रहे हैं। इनसे हिम्मत नहीं होती आतंकवादियों के बारे में कुछ कहें। जमात इस्लामी जैसे संगठन का समर्थन करते हैं, यासीन मलिक जैसे आतंकवादी के अरेस्ट होने पर मातम मनाते हैं और यहाँ के खुतबा देते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ हुआ है। आप वो लोग हैं जिस हमारे नेता आप जैसे हैं इसलिए हम मर रहे हैं, हमारे नेता आप जैसे घटिया लोग हैं इसलिए हम मर रहे हैं। आप लोगों ने निरंतर आतंकवादियों का समर्थन किया है, आप लोगों ने निरंतर इस जिहाद का समर्थन किया है। आप लोगों के कारण लाखों लोग बेघर हैं, आप लोगों के कारण 3 साल का बच्चा आज शहीद हो गया है, आप लोगों के कारण। हिम्मत है तो बोलिए ना, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते? क्यों सांप सूख जाता है आपको पाकिस्तान का नाम लेने में? क्या बोल रहे हैं आप? जिसने भी किया हो आपके अंधे हैं, आपको नहीं पता कश्मीर में कौन क्या कर रहा है? जरा भी भारतीय जनता आपको नहीं पता क्या कश्मीर में कौन क्या कर रहा है? आप क्या मूर्ख है? आपको नहीं पता कश्मीर में कौन क्या कर रहा है? किसके नाम पे हो रहा है कश्मीर में? महीने में लगातार 2 बार इतना दर्दनाक हादसा जो राजौरी में हुआ है, भारतीय जनता आपसे 30 साल में एक बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, 1 महीने में क्या लेंगे आप फेल हुए हैं। आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जमात इस्लामी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, गिलानी के समर्थन में खड़े हो जाते थे। आपसे बात करेंगे 10 साल आपको शर्म आनी चाहिए। आप हमारे नेता हैं, आप जैसे घटिया नेताओं के कारण हमारे लोग मरते हैं। बागडोर है, आप इस मुल्क के लोगों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से आपके पास बागडोर थी, पिछले 70 साल से निरंतर आप हिंदुओं को मारे जा रहे हैं वहाँ, जहाँ पे मिलिटेंसी बिल्कुल कम थी। व्यक्ति से और गवर्नर साहब कहते हैं इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक सेकंड, एक एक करके शहजाद, उसके बाद जनरल सेना। एनसी और पीडीपी के दोनों नेताओं से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो कहते हैं कि भाजपा की सरकार आने के बाद, एब्रोगेशन 370 के बाद ही सारी स्थितियां बदल गई है, बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, तो बताइए 2010 में पथराव क्यों हो रहा था? पत्थरबाजी क्यों हो रही थी? तब तो सारी चीजें बहुत अच्छी थी ना, तब तो रोजगार भी सबके पास था, तब तो सांप्रदायिक माहौल भी ठीक था, तब तो कुछ नहीं था। अरे भाई, आप जब तक ये बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, अब क्यों बीच में चीख रहे भाई? चीखो मत, बात सुनने की और समझने की क्षमता भी रखिए। एक एक करके बात करते हैं। आपको मैं बताता हूं मूलतः प्रॉब्लम क्या है। मूलतः प्रॉब्लम यह है कि जब आपके नेता आकर जायजीकरण करते हैं आतंकवादियों का, कहते हैं कि युवाओं के पास और कोई चारा क्या है, वो बंदूक ही उठाएंगे। पत्थरबाजियों को कहते हैं कि ये देखिए तो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं। जब कहते हैं कि चीन की मदद से 370 लागू करना है, जब कहते हैं कि 370 अगर हटाया तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, जब आईसिस के झंडे लहरा रहे थे तब एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। जब आतंकवादी बुरहान वानी मारा जाता है तो उसके पैरवी करने के लिए आप निकल आते हैं, अफजल गुरु की पैरवी करने निकल आते हैं। यही तो मूलतः आपका कारण है इस आतंकवाद के इकोसिस्टम का, जो आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, इसको भी ध्वस्त करना बहुत जरूरी है, और वो धीरे धीरे होता जा रहा है। इसीलिए आप लोगों में आज हड़कंप है। मैं आपसे एक सवाल, देखिए एक सवाल, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल है फारूक साहब, एक आखिरी सवाल है। मुझे बताइए आपका आइकॉन कौन है, बुरहान वानी या औरंगजेब?
बुरानवानी या राइफलमैन औरंगजेब, इसका जवाब दे दीजिए बस। मुझे सिर्फ आपसे जवाब चाहिए कि 10 साल से आप इस मुल्क पे हुकूमत बताइए, कर रहे हैं, बुरानवानी आपको और राइफलमैन औरंगजेब में भी अगर आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो यही तो आपकी मानसिकता को दिखाता है। मैं भी चिल्लाना जानता हूँ, अगर मैं चिल्लाना शुरू हुआ ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक सेकंड एक करके एक करके फारूकी इनकलाबी, उन्होंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब आप नहीं दे रहे। मुजफ्फर खान साहब, मुजफ्फर खान, आज मौत हुई है, इतने लोगों की, बेगुनाह लोगों की जानें चली गई। आप पिछले अभी शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया, सर सुन लीजिए प्लीज, एक तो मुद्दे पर बात कीजिए, ऐसे ही कुछ भी मत बोलिए आप लोग। एक सेकेंड, अभी बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने यह सवाल उठाया कि आर्टिकल 370 की वजह से जाने जा रही हैं, हटा दिया तो हाँ या ना? 370 के हटाने के बाद हालात खराब हुए, ठीक नहीं हुए। एक सेकंड, आप इसका सीधा जवाब दीजिए। आप ऐसा नहीं होगा कि स्टेटमेंट में तो 370 हटा दिया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सीधा तौर पे सीधा जवाब होना चाहिए। इससे पहले क्यों नहीं हुई? नहीं, अच्छा इससे पहले नहीं हो रहा था, इससे पहले 90s में पलायन नहीं हुआ, इससे पहले पंडितों का नरसंहार नहीं हुआ था। क्या बात कर रहे हैं मुजफ्फर खान साहब? आप तो कम से कम डिनायल में मत जाइए सर, ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए। क्या बात? आपकी के तो नेता चीख चीख कर कहते हैं 40,000 लोग मारे गए, तो 40,000 लोग कब मारे गए? क्या 3 वर्ष में 40,000 लोग मारे गए? ये सारे के सारे तब मारे गए जब 370 लागू था। आज 370 हटा है तो पत्थरबाजी शून्य हो चुकी है, टेररिज्म जो है 168% गिर चुका है। परंतु हाँ, आज भी वो मानसिकता, वो सोच कायम है जहां पर इस्लामिक जिहाद को सही ठहराया जाता है। नहीं, एक सेकंड, जनरल सिन्हा 30 सेकंड जल्दी से आपका कमेंट, उसके बाद अमित रैना। नहीं, मुजफ्फर खान साहब, आपको ये समझना होगा, अगर आप आर्टिकल 370 के हटाए जाने को मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार बताते हैं, हम लगातार डेटा के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पत्थरबाजी कैसे बंद हुई है, आतंकी हमलों की बात की जाए तो नंबर में कैसे गिरावट आई है, आतंकियों के खात्मे की बात की जाए तो वो क्या कहता है सर, ये सब आपको देखने और समझने की जरूरत है। जनरल सिन्हा। आदिति, मैं बहुत ब्लंटली कहना चाहता हूं, महबूबा और अब्दुल्ला परिवार ये पाकिस्तान के फ्रंट फेस है, मुखौटे हैं, ये उनके एजेंट हैं। और महबूबा को मैंने कितनी बार सुना है ये कहते हुए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। वो क्यों को नहीं कहती है कि पाकिस्तान दोषी है, पाकिस्तान को सबक सिखाओ? ये वक्तव्य क्यों नहीं इस्तेमाल करती है? आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलती हैं? आप हिंदुस्तानी हैं, बोलती है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। मतलब न्यूक्लियर पावर है तो हमको डरा रही है आप? वो न्यूक्लियर पावर है। 1999 न्यूक्लियर पावर कहाँ गया था? पाकिस्तान में तो न्यूक्लियर पावर था। मुशर्रफ क्यों बिल में घुस गया? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बोल रहे हैं कि स्थिति खराब हुई है 370 हटने के बाद। करोड़ों से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज के विजिटर्स आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, गोडसे का नाम ले लिया महबूबा मुफ्ती ने, पाकिस्तान नहीं याद आया उन्हें, पाकिस्तान नहीं याद आया था, गोडसे को ले गई वो बॉर्डर पर। कश्मीर में हिंदू निशाने पर हैं, कश्मीर में हिंदू टारगेट करके मारे जा रहे हैं। ये बातें हम एक अरसे से सुन रहे हैं। किसी के घर में घुसकर जब चुनकर इंसानों को गोली से उड़ा दिया जाता है तो वो जख्म कभी भरते नहीं हैं, वो नासूर बनते हैं और सालों साल सीने में अंगार की तरह धधकते रहते हैं। कश्मीर में ऐसे अनगिनत अंगारे हैं। सवाल ये है कि लहू का यूं बहना, दहशत का यूं हावी होना, ये बेवजह कत्लो गारत, नस्लें मिटाने की साजिश आखिर कब थमेगी? सोचिएगा जरूर। पाकिस्तान की सियासी जरूरत है कश्मीर में अशांति फैलाना, और कश्मीर के कुछ राजनीतिक नेताओं की सियासी जरूरत है उस अशांति पर आग तापना। आखिर फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती खुलकर पाकिस्तान का नाम लेकर क्यों नहीं कोसते, क्यों नहीं ये कह पाते कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादी गुट घाटी को खून का दरिया नहीं बना सकेंगे? वो बार बार घाटी के लिए इंसाफ मांगते हैं, लेकिन टारगेट करके मारे जा रहे हिंदुओं के बच्चों की शक्लें उनके सपनों में क्यों नहीं आती? सोचिएगा जरूर। अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाना एक बड़ा सियासी फैसला था। उसके समर्थक और विरोधी दोनों ही अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, और पाकिस्तान परस्तों को यह फैसला यकीनन नागवार गुजरा। लेकिन पाकिस्तान का इसमें दखल मंजूर क्यों किया जाए? ये वही पाकिस्तान है जो पीओके के साथ सौतेला बर्ताव करता है, वहां के नागरिकों को बुनियादी अधिकार तक नहीं देता, और वही पाकिस्तान कश्मीर में हिंदुओं के कत्लेआम की स्क्रिप्ट लिखता है। इस स्क्रिप्ट के असली डायरेक्टर और एक्टर को पहचानने और शिकस्त देने का वक्त आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि कश्मीर में हिंदुओं के कत्लेआम की पाकिस्तानी स्क्रिप्ट के डायरेक्टर और एक्टर कौन है? सवाल यह भी है कि किरदार बाहरी है या अंदरूनी है, तो सोचिएगा जरूर। कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल रात 8 बजे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।